बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमेरा मिर्जा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी है उसमें बेहतरी के लिए जो एक्सपोर्ट्स है हमारी कंट्री की, उसमें इजाफा बहुत ज़रूरी है। और जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं तो साथ ही साथ पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत अहम किरदार जो है वो प्ले करती है। इसके ऊपर जो मौजूदा गवर्नमेंट ने इस वक्त स्टेप्स लिए हैं उसका क्या फायदा हुआ है, फ्यूचर में उसका क्या फायदा होने जा रहा है, और उन स्टेप्स की वजह से इकोनॉमी जो है वो कितनी बूस्ट अप हुई है। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि मुल्क की जो बरामदात हैं उसमें इजाफे में सियालकोट की जो मार्केट है उसका क्या रोल है, और क्या वो मार्केट जो है वो भी अब अपग्रेड होने जा रही है। अगले 6 माह या साल कितने इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान में जो मौजूदा पॉलिसीज को लॉन्च किया गया है उसको देखते हुए। साथ ही साथ सबसे अहम मौजू हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान के जो इक्तिसादी आशारिये हैं उसमें जो बेहतरी आई है उसके अवामी असरात जो हैं वो कब नमूदार होंगे, वो कब सामने आना शुरू होंगे। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब शहजाद आजम खान साहब। आप साबिक वजीर हैं लेबर के। सर, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। साथ ही साथ आसिफ बेग मिर्जा साहब भी मौजूद हैं। आप इकोनॉमिस्ट हैं सीनियर। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया आने का। शहजाद साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। ज़ाहिर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने एक टेक्सटाइल की बात भी की है। आप साबिक मिनिस्टर भी रहे हैं, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर भी हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा भी आप बहुत रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की जो इकोनॉमी है और इंडस्ट्री है। हुकूमत ने सर जो मौजूदा डिसीजंस लिए हैं या जो स्टेप्स उन्होंने लिए हैं इंडस्ट्री को देखते हुए, वो ठीक है, दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं, और उनका क्या फ़ायदा होने जा रहा है मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमेरा, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगा कि जो हुकूमत ने जितने भी मेयर्स लिए हैं वो सारे करेक्टिव मेयर्स हैं। ठीक है। जो खराबियाँ पहले से चल रही थी, जो हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को, मैं पर्टिकुलरली मैं सिर्फ इंडस्ट्री की बात करूँगा, ठीक हो गया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट को जो इश्यूज थे उनको रिड्रेस किया है। उनके जो लिक्विडिटी क्रंचेस थे उनका ख्याल किया, उनको लिक्विडिटी फराहम की है, उनको आसान कर्जे दिए हैं, उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए ऐसे पैकेट्स दिए हैं जैसे टर्फ है, जैसे स्टेट बैंक की अगर आप कोई नया यूनिट लगाना चाहें उसके लिए फाइनेंसिंग की गई है। ठीक है। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इस गवर्नमेंट ने काफ़ी अपना अहम किरदार अदा किया है। ठीक हो गया। और प्राइम मिनिस्टर की जो टीम है, पर्टिकुलरली मैं इसमें 4 नाम लूँगा। हमारे फाइनेंस एडवाइज़र और हमाद अजहर इंडस्ट्री मिनिस्टर, बिल्कुल, मिस्टर रज़ाक दाऊद, जी जी, और मियाँ असलम इकबाल जो हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर है। ठीक हो गया। और अगर पॉलिसी जो है ना वो पहले भी बनती रही हैं, आइंदा भी बनती रहेंगी। ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज भी बनाई हैं, ये और पॉलिसी भी बनाते रहेंगे, लेकिन पॉलिसी वो होनी चाहिए जी, जिसका कोई रिजल्ट निकले। ठीक हो गया। वो और रिजल्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। लेकिन अब इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है जो कि लेबर इंसेंटिव है, जो सबसे ज्यादा परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दुनिया में एक ऐसा सेक्टर है कि वो जनरेट करती है। ठीक, बिल्कुल। अब यहाँ पर एक बात करता जो मैं भूलना जाऊँ, वो ये कि आपने एक इंसेंटिव दिया गवर्नमेंट ने उनको, ये बिल्डर्स को, रियल स्टेट को, ठीक हो गया, कंस्ट्रक्शन का। इट वाज अ वेरी गुड इंसेंटिव। ठीक है। और हमें इंसेंटिव दिया कि बैंक से कर्जे लें, ये करें, वो करें। इसी तरह का एक इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट एज पैरेलल टू इंडस्ट्रियलाइजेशन में दे, ठीक है, कि वो जो उनको कहा गया है कि वो अपने पैसे लगाएं, जो उनके किसी के पास अगर पैसे पड़े हुए हैं और वो लगाना चाहता है, वो इंडस्ट्री में नहीं लगाना चाहता, जी जी, वो वो अपना बिल्डिंग में या वो रियल स्टेट में नहीं लगाना चाहता, वो कंस्ट्रक्शन में नहीं लगाना चाहता, क्योंकि बेसिकली मेरे ख्याल में बैकबोन जो है ना वो हर मुल्क की इकोनॉमी की और वो इंडस्ट्री है। बिल्कुल। जिस मुल्क ने इंडस्ट्रियलाइजेशन में तरक्की की वो आज भी वो दुनिया में रूल कर रहा है। चाइना को देख ले, एग्जैक्टली, वियतनाम को देख ले, ये जहां इंडस्ट्री ग्रो की, जापान ने अपना स्टार्ट इंडस्ट्री से लिया। ठीक है। तो इसी तरह अब पाकिस्तान एक सही सिमत चला है। ठीक, वो इसलिए चला है कि हमें मौका दिया इस गवर्नमेंट ने।
काम बिल्कुल करने सही, का। बिल्कुल सही। हमारे जो रिफंड्स थे जो रुके हुए थे वो हमें दिए, वो होल्ड नहीं किए, उससे अपनी बैलेंस शीट सीधी नहीं गवर्नमेंट ने की, सही, उसने हमारी बैलेंस शीट सीधी की, उसने हमारे पैसे हमें वापस किए। बिल्कुल देखें सही, अब जबरदस्त। जिस तरह एनर्जी पे तवज्जो दी जा रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, उन्होंने वो रेट दिया अपना बिजली और गैस का जी जी, जो कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज ने अपने इंडस्ट्रीज को दिया, तभी हम कम्पीट कर सकेंगे। ठीक है, तो सही। मैं आपके तवज्जो से इस प्रोग्राम के तवज्जो से मैं प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर की टीम को ये बात कहूंगा कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में वही इंसेंटिव इंट्रोड्यूस करें इमीडिएटली, और रिजल्ट रियल ठीक है, एस्टेट से बेहतर होगा और डबल होगा। बिल्कुल सही है सर। आपकी जानिब भी आएंगे, उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कैसर इकबाल बरियार साहब, आप सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। सर, आपको वेलकम करना चाहूंगी प्रोग्राम में। सियालकोट जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो बैकबोन है उसको बड़ा स्ट्रांगली जो है वो सपोर्ट करता है। हाल ही में सियालकोट की एक एयरलाइन भी लॉन्च हुई है, बहुत खुश आइंदा है, सबसे पहले आपको उसकी मुबारक हो सर। जो एक ये रेवोल्यूशन आई है, इसके अलावा आप अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली सियालकोट की, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कर दीजिए, जो कि हमारी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसको अप करने में बड़ा अहम रोल प्ले कर रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरा, आपने मुझे प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, और मैं सियालकोट का रोल जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में है वो थोड़ा सा आपके नाज़रीन के साथ शेयर कर सकूं। जी, लेकिन सियालकोट का जो बिजनेस है सारा, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि एक्सपोर्ट बेस्ड बिजनेस है, टोटली एक्सपोर्ट बिजनेस है हमारा सियालकोट का। और ये पार्टीशन से पहले भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री यहाँ पे मौजूद थी, तो इस लिहाज से सियालकोट का रोल जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी में पहले दिन से, जब पाकिस्तान बना तो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की इंडस्ट्री जो है उसमें कंट्रीब्यूशन कर रही है, और साथ साथ ये ग्रो भी करती रही है। जैसे आपने खुद कहा कि अब हमने जो नई एयरलाइन एयर सियाल हम लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, कल उसकी परसों उसकी फर्स्ट फ्लाइट है, कमर्शियल फ्लाइट जो है। सही। तो आप सबने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए और उसकी इनॉग्रेशन की, तो यकीनन ये सियालकोट के बिजनेसमैनों पर जो है ना वो एक बड़ी कामयाबी का इजहार है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने अब लॉन्च किया है। नो डाउट। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सियालकोट की एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री जो है, जैसे आपने मुझे कहा कि मुझे बताएं, हमें बताएं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है। तो देखिए सियालकोट की जो इंडस्ट्रीज है उसमें 5 या 6 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जी। सबसे बड़ी इंडस्ट्री हमारी स्पोर्ट्स गुड्स की है। बिल्कुल। जैसे आप जानते हैं कि सियालकोट के स्पोर्ट्स गुड्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ पे उसमें जैसे हमारे मुल्क में क्रिकेट खेली जाती है, क्रिकेट के बैट्स, बॉल्स, उसकी यूनिफॉर्म सारी सियालकोट से आती है। बिल्कुल। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी गेम जो है वो फुटबॉल है, तो हर किस्म की फुटबॉल सियालकोट में बनती हैं। और अब माशाल्लाह सियालकोट में स्पोर्ट्स वेयर की इंडस्ट्री बड़ी तरक्की कर रही है। तो अब जो टीमें वहाँ पे जो यूनिफॉर्म पहनती हैं, जो ट्रैक सूट्स पहनते हैं जिससे वो ट्रेनिंग करते हैं, वो सारे जो टेक्सटाइल के आइटम्स हैं वो भी सियालकोट में बननी शुरू हो गई हैं। उसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री सर्जिकल की इंडस्ट्री, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट माशाल्लाह बड़ा तरक्की कर रहा है ये सेक्टर। इसमें तकरीबन $600 मिलियन एक्सपोर्ट है सालाना सर्जिकल की इंडस्ट्री में। फिर लेदर की बहुत प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बनती हैं, लेदर जैकेट्स बनती हैं, ग्लव्स बनते हैं, वर्कवेयर की इंडस्ट्री बड़ी ग्रो कर रही है यहाँ पे। और उसके साथ साथ एलाइड इंडस्ट्रीज हैं छोटी, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सियालकोट में बनते हैं। और इस तरह की कंपोजिट के हॉकी यहाँ पे बनती है, टेनिस रैकेट्स यहाँ पे बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की इंडस्ट्री तो हम एसएमई सेक्टर है, कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी, लेकिन मुल्की इकोनॉमी में इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो इस वक्त भी देखें हम तकरीबन $2.6 बिलियन सालाना हमारी एक्सपोर्ट है, जबकि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट इस वक्त सिर्फ $20 बिलियन है। Exactly. तो उस लिहाज से हमारा छोटा सा शहर जो मुल्क के बिल्कुल एक कोने में है और बॉर्डर के साथ लगता है, तो बड़ी माशाल्लाह इसकी जो है ना यहाँ पर बड़ा पोटेंशियल है, और शुरू दिन से इसकी कंट्रीब्यूशन भी है। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, हमने उनको कुछ तजावीज दी हैं कि हमने अगर फ्यूचर में दुनिया के साथ compete करना है तो कुछ चैलेंजेस हैं दुनिया में जो मैं बरियार साहब मैं भी यही बात करना चाह रही थी कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज लॉन्च की हैं स्पेशली इंडस्ट्री को लेकर, आप उससे कितने मुतमईन हैं और मजीद कुछ सजेशंस भी हैं आपके पास इसको बूस्ट करने के लिए? जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब के और इस गवर्नमेंट के बड़े मशहूर हैं।
कि उसकी जो काफी सारी पिछले साल 1.5 साल में जो उनकी पॉलिसीज हैं उससे इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिल रहा है। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान जब सियालकोट यहाँ तशरीफ लाए थे तो मैंने अपनी उनकी जो ओपनिंग रिमार्क्स थे मैंने उनको कहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब हम आपको सियालकोट हमने बुलाया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सही। कि आपने इतने जो जबरदस्त किस्म के इकदाम किए हैं इंडस्ट्री को, और जिसकी वजह से आज इंडस्ट्री हमारी वो ऊपर जा रही है। तो पहले तो ये बात है कि इनकी पॉलिसीज बड़ी जबरदस्त हैं, बड़े डायनामिक मिनिस्टर्स हैं इनके, जैसे हमारे कोलीग यहाँ पे बता रहे थे हमाद अजहर साहब, वेरी डायनामिक पर्सन, रजाक दाऊद साहब जो है उनसे हमारी इंटरेक्शन ये 2 मिनिस्टर्स के साथ हमारी रहती है, वेरी फोर्थ कमिंग, हर वक्त तैयार होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। और उसके साथ साथ हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ तजावीज भी दी हैं कि अगर हमने इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है और आगे लेके जाना है तो जो चैलेंजेस हैं उन पे हमें गौर करना चाहिए, फ्यूचर पे हमें क्या आ सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया में इन्वायरमेंटल इश्यूज पे बहुत बड़ा इस वक्त फोकस है, नो डाउट, बिल्कुल। कि आने वाले दिनों में हमें जो है ना वो इसको कैसे हमने कैटर करना है अपनी इंडस्ट्री को, कि दुनिया में जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हैं हम उनको फॉलो करें ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा सकें और जारी रख सकें। और इसी सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे आए थे तो वो यहाँ पे 2 बड़े मंसूबे, सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़ी देर से इनके ऊपर बात हो रही थी और हम गवर्नमेंट के हर आने वाली गवर्नमेंट को हम ये कहते थे कि जी एक तो हमें यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी चाहिए। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो सिटी पाकिस्तान को $2.6 बिलियन की एक्सपोर्ट करके दे रहा है, उस पूरे शहर में यहाँ पे और इर्द गिर्द में भी कोई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हमारी जितनी इंडस्ट्री है वो इस वक्त कन्वेंशनल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से काम कर रही है, जबकि आने वाले दिनों में हमें इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए टेक्नोलॉजी लेनी होगी। तो वो टेक्नोलॉजी उसकी नो हो, इंजीनियर जो है वो यूनिवर्सिटी से ही आएंगे। ऐसा ही है। तो प्राइम मिनिस्टर इज वेरी काइंडली उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया और डॉक्टर अताउर रहमान ऑलरेडी हम उनसे मीटिंग कर चुके हैं। वो एक जिस तरह की केपी में एक इंडस्ट्री उन्होंने यूनिवर्सिटी लगाई है ऑस्ट्रिया के तावन से, उसी तरह की एक आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी सियालकोट में कायम होने जा रही है और हम बहुत इस बात पे हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और ये इंतजार करते हैं कि इसको जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें और इसलिए कि ये आने वाले दिनों में हमारी जरूरत है। उसके साथ साथ उन्होंने एक इंडस्ट्रियल जोन, हमारी बड़ी देर से ये ख्वाहिश थी कि सियालकोट में एक जबरदस्त किस्म का जो आगे जो हमारे चैलेंजेस है उसको जो काउंटर कर सके, हमें एक इंडस्ट्रियल जोन चाहिए, क्योंकि हमारी सारी इंडस्ट्री जो है वो शहर के मुख्तलिफ गिरदोरवा में फैली हुई है। तो हम चाहते हैं कि सारी इंडस्ट्री एक जगह पे इंडस्ट्रियल जोन के अंदर हो ताकि शहर जो है उसको भी हम बचा सकें, वहाँ पे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, जो पोल्यूशन है वो कम हो और इंडस्ट्री जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ सके। तो वो यहाँ पे अनाउंस करके गए हैं और पंजाब गवर्नमेंट से अब हम बातचीत कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो इंडस्ट्रियल जोन भी आने वाले दिनों में सियालकोट में बनेगा और ये 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह सियालकोट की एक्सपोर्ट को आइंदा आने वाले चंद सालों में एग्जैक्टली सर सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। ये सजेशन इसलिए भी अच्छी हैं कि अगर तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनती है, टेक्नीशियन जो है वो हमारे अपने प्रोड्यूस होंगे, हमें बाहर से टेक्नीशियन मंगाने की जरूरत नहीं होगी और हमें लेबर के इश्यूज भी नहीं होंगे। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, एज ए प्रेसिडेंट आपके टारगेट्स क्या हैं जो आपने सेट किए हैं अचीव करने के लिए फर्दर? देखिए जी, चेंबर प्रेसिडेंट या जो सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स है उसके बड़ी यूनिक पोजीशन है उसकी, क्योंकि पूरे का पूरा शहर जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है। तो सारे लोग हर किस्म के जो उनके इश्यूज होते हैं वो चेंबर की तरफ देखते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, 16,000 इसके मेंबर्स हैं। तो मैंने जो 2 ये प्रोजेक्ट आपके सामने रखे हैं जो बताए हैं पहले, ये तो मेरे मेगा प्रोजेक्ट्स में मेरे ये टारगेट्स हैं कि इस साल में इंशाल्लाह हम ये 2 प्रोजेक्ट जो है वो कर जाएं। उसके साथ साथ हमारे शहर के कुछ इश्यूज हैं, जैसे हमारे शहर में ट्रैफिक की, जैसे दूसरे शहरों में है वैसे मसले फैल हैं। इंडस्ट्री में वर्कर्स को फैक्ट्रियों में पहुंचने के लिए, मालकान को अपनी फैक्ट्रियों में पहुंचने के लिए ट्रैफिक बहुत बढ़ती जा रही है। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कह रहे हैं कि जी आप सियालकोट में एक रिंग रोड बनाएं, ठीक है। वो भी उन्होंने मंजूर कर दी है। हम उनको कह रहे हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी जमीन इसकी क्वाय की जाए और सियालकोट में एक रिंग रोड बने जिससे शहर
थोड़ा बाहर फैले और शहर की जो है ना वो तरक्की हो और तरक्की नजर आए। बिल्कुल। इसके साथ साथ हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो हमारे इस वक्त कवानीन है कुछ इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे बहुत सारे महकमे हैं जो आपको चेस करते रहते हैं। ठीक है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है जब वो यहाँ पे आए थे कि 3 किस्म की रिफॉर्म्स हमें चाहिए। एक जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनका तरीकाकार आसान किया जाए, अगर हो सके तो उनको एक 1 विंडो ऑपरेशन में सियालकोट के लोगों से आप टैक्स ले लें, ठीक है, रेवेन्यू के ऊपर, और उसको आप सारे महकमों से हमारी जान छुड़ा दें, इससे रेवेन्यू भी मिल जाएगा सही, और हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी सहूलत भी हो जाएगी। दूसरे एफबीआर में रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। टैक्स कलेक्शन जो है वो एक्सपोर्टर को टैक्स देते हैं लेकिन मुल्क में बाकी बहुत सारी दुनिया भी टैक्स नहीं देती। बिल्कुल बिल्कुल हमने टैक्स रिफॉर्म्स की बात की है और इसी तरह कुछ एक्सपोर्ट सेक्टर्स में मुख्तलिफ कवानीन जो है इस वक्त उनमें रिफॉर्म चाहिए। और एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो हमने उनके सामने रखा है कि हम चाहते हैं कि सियालकोट से कार्गो ट्रेन चले, जो हमारा जो कार्गो एक्सपोर्ट का वो यहाँ से उठाए और कराची पोर्ट पे पहुंचा दे, क्योंकि इस वक्त जितना कार्गो है हमारा जो कंटेनर्स है वो ट्रकों के जरिए कराची जा रहा है। तो एक तो ये है कि उसमें टाइम बहुत लगता है, फिर गाड़ियां रास्ते में खराब हो जाती हैं, रोड जो है उन पे नुकसान हो रहा है, डिले हो जाता है, वो महंगा भी बहुत पड़ता है, महंगा बहुत पड़ता है। बिल्कुल तो सही। हमने उसकी देखें इंशाल्लाह, हमने अभी नए रेलवे के मिनिस्टर बने हैं, हमने शेख साहब से पहले बात की थी, अब इनके पास भी हम जा रहे हैं, आजम सवाती साहब से उम्मीद है हमें कि ये प्रोजेक्ट भी इंशाल्लाह सियालकोट में आएगा और ये सारा मिलके तो एक्सपोर्ट को बढ़ाने में हमारी हेल्प करेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेस्ट ऑफ लक सर। कैसर का बरियार साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मिर्जा साहब, इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं बहुत खुश हैं और ये बड़ा खुश आइंद है। मेरे पास कुछ इस वक्त डिजिट्स हैं, मेरे से ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। लास्ट ईयर से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं मुल्की बरामदात को, तो इट्स $2.156 बिलियन है ये। और मुल्की जो हमारी बरामदात हैं, नवंबर के नंबर्स ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और जबकि 2019 के नवंबर की जब हम बात करते हैं तो यही डिजिट 2.011 था। सर बड़ा खुश आइंद है ये, आप क्या समझते हैं इसकी रीजंस क्या वाकई हुकूमती पॉलिसीज हैं और क्या ये मजीद भी बेहतर हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने ये जो 5 महीने का डाटा है ना इस नए फाइनेंशियल ईयर का, इसमें हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं खासतौर पर टेक्सटाइल की, उसमें 5% ग्रोथ है। नवंबर में 9% प्लस ग्रोथ है, यानी कि जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज द राइट डायरेक्शन। नेचुरली इसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए हैं और इसमें मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि ख़ासतौर पे ये कोविड की जो सिचुएशन क्रिएट हुई उस पर बड़ी ही प्रोएक्टिवली स्टेट बैंक ने रोल प्ले किया। स्टेट बैंक ने एक हमारा जो एक ट्रेडिशनल रोल था ना उससे हट के एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया और उसने आपने देखा है कि हमारे पॉलिसी रेट के अंदर 6.25% का ड्रॉप हुआ है 4 महीनों के तकरीबन अरसे में, यानी कि 13.25% से 7% पॉलिसी रेट है। इंटरेस्ट रेट की जो रिडक्शन है दैट इज एक्चुअली द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जिसमें इंडस्ट्री के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कम हुआ, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम हुई और नंबर 2 स्टेट बैंक ने कुछ और जो है ना एक्सपोर्ट की रीफाइनेंस के कुछ इनिशिएटिव्स दिए। ऑन टॉप ऑफ दैट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अराउंड 659 बिलियन के लोन्स जो हैं इंडस्ट्री के रोल ओवर किए हैं। बिल्कुल सही। तकरीबन 250 बिलियन रुपए के लोन जो हैं वो रीस्ट्रक्चर किए हैं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है। और नंबर 2 गवर्नमेंट ने जो अपने टैरिफ के अंदर इंडस्ट्री को रिसेंटली ये तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले उन्होंने कहा है कि जो पिछले साल से आपकी एडिशनल यूनिट्स होंगे उसके ऊपर तकरीबन वो उस पर कमी की है, 9.5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वो चार्ज करेंगे। अगर इसको सस्टेनेबल बेसिस पे प्रोवाइड करें और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स या उसकी जो इंटरप्रिटेशन है गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को जो मुतलका महकमे हैं उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, तो हमारे ऊपर एक्सपोर्ट्स में जो सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट था कि हम रीजनल पर्सपेक्टिव में यानी कि हमारे कंपैरेटर्स हैं लाइक बांग्लादेश, इंडिया, हमारे जो एनर्जी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी। तो अगर हम अन्य कंपैरेटिव होना है तो एनर्जी में हम अगर एफिशिएंट होंगे तो उसमें ये बात होगी। अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सपोर्ट्स जो है $24-25 बिलियन से ये पिछले 2-3 साल पहले ये $20 बिलियन पे आ गई। टेक्सटाइल के भी इसमें इफेक्ट हुई, इंडस्ट्रियल की काफ़ी सारी इंडस्ट्री भी बंद थी और हमारे को काम नहीं कर रहे। और आप देखें पाकिस्तान में हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में फर्स्ट या ऑन द टॉप दैट इज अवर इनवर्ड रेमिटेंसेस दीज डेज, और इंडस्ट्री जो है बाद में आ गई। हालांकि आपने अगर फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी
दैट इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आप जो एंटरप्रेन्योर है उसको एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी इंश्योर करें कि उसकी पॉलिसीज जो है इस रेट के बेसिस के ऊपर एक्सपोर्टर खास तौर पे वो उसको ये कॉम्प्लीमेंट करेंगी। तो इसमें सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर जो जिसमें सस्टेनेबल तरीके से आप एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं, दैट इज इंक्रीज इन दी एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन एफडीआईज। अच्छा, अब उसमें जो एक्सपोर्ट्स जो है गवर्नमेंट का जो थ्रस्ट या इसको जो प्रायोरिटाइज किया हुआ है, ये बड़ी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, इंडिकेटर्स में बेहतरी है। बट अगेन आई विल से वी कैन नॉट क्लेम विक्ट्री, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, वी हैव टू इंक्रीज द स्पीड, क्योंकि हमारे ऊपर जो 21-22 करोड़ की पॉपुलेशन है, ओवर 2 मिलियन हमारे नए जॉब मार्केट में एंट्रेंट्स आ रहे हैं, आपने जॉब क्रिएशन करनी है और इंडस्ट्री को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना है। और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, मुझे भी एक दफ़ा सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स में एक लेक्चर देने का मौका मिला। मैंने वहाँ के इंडस्ट्रीज को बहुत ही इनोवेटिव पाया, और ख़ास तौर पे ये जो एयरलाइन उन्होंने खुद अपने रिसोर्सेज से ये पूल किया है, और पता नहीं 70 बंदों का उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, तमाम लोगों को स्टेक होल्डर्स को उन्होंने सेटिस्फाई किया। एयरलाइन आ रही है, अब उन्होंने अब मोटरवे बन गई है, जिस तरह ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि रिंग रोड भी बनेगी, तो सारे प्रॉब्लम्स हल होंगे। तो एनीवे ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना ये एक प्रायोरिटी एरिया है, तो मेरा फुल कॉन्फिडेंस है कि ये इसमें गवर्नमेंट जो है इसको मजीद इसमें जो है ना इश्यूज को एड्रेस करेगी। खास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का गवर्नमेंट ने इस पे जो पैकेज अनाउंस किया है, उसमें भी उन्होंने बैंक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को एक मीटिंग कॉल करके गवर्नर स्टेट बैंक ने उनको यानी कि इस बात पे राजी किया है कि वो एक कंसेशनल लैंडिंग करेंगे, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू प्रोवाइड 29 बिलियन रुपीज प्लस एज सब्सिडी टू दीज बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग loans in the construction industry on concessional basis. So this is a step in the right direction. तो anyway ये एक recognition कि actually जो private sector है या industry है, they are the one, that is the one which is going to create jobs. Job creation जब होगी उसमें लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम आएगी, उसकी स्पेंडिंग होगी, उसमें इकोनॉमी का पहिया जो है मुस्बत सिमत में चलेगा। दैट इज एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, और इंशाल्लाह। और इसमें अब देखना ये है कि इसको अब देखें, देयर आर चैलेंजेस, वी आर ए बिग कंट्री। अब देखें बांग्लादेश जो है उसकी $38 बिलियन की एक साल पहले एक्सपोर्ट्स थी, ठीक है, और उन्होंने 10 साल में डबल अपनी एक्सपोर्ट्स की हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपने जो सारी बातें की हैं, इससे पहले बरियार साहब ने बातें की हैं, मतलब बहुत खुश आइंद बातें हैं। शहजाद साहब, जैसे हमने देखा है कि अब हमारी जो इक्तिसादी आशारिये हैं ज़ाहिर वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहाँ पर एक गैप है कि वो हमारी आवाम को नजर नहीं आ रहे, या फिर भी हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि कहाँ इकोनॉमी जो है वो बूस्ट अप हो रही है। तो क्या ये हुकूमत की तरफ से कोई फ्लॉ है कि वो उसको बता नहीं पा रहे हैं आवाम को, या ये उतना नहीं है जितना कहा जा रहा है? देखिए, इसमें बड़ी एक क्लियर बात है कि आजकल एक अपोजिशन ने 11 जमातों ने मिलके एक इत्तेहाद बनाया है, सही है, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, कोई पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस जो हैं वो सारी वो अपनी जगह, ठीक है, हर मुल्क में पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए अपोजिशन को, अगर वो नहीं करना चाहते तो उनकी मर्जी है। लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है कि वो हर वो चीज़ जो इस गवर्नमेंट ने की और पिछली गवर्नमेंट से ना हो पाई और जो इन्होंने डिलीवर किया है, उसको बजाय क्रेडिट मिलने के, इनको देने के, देखिए क्रेडिट देना हमने, ठीक है, क्रेडिट देना है जिसको पास ऑन हो रहा है। बड़ी हम जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1 करोड़ जॉब्स देंगे। भाई गवर्नमेंट में तो 1 करोड़ जॉब्स नहीं ना क्रिएट हो जानी, गवर्नमेंट के महकमों में तो ऑलरेडी टीचर्स हैं, सारे लोग हैं, कोई नई जॉब्स क्रिएट नहीं होती। जॉब क्या क्रिएशन का क्या मतलब है कि अगर उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूस्ट लिया रोजगार हो तो ताकि रोजगार हो जाए। इसी तरह जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर बूम होगा, अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इसी तरह हर, अब मेरी फैक्ट्री में अगर मुझे लेबर की जरूरत है, अगर मैं एक्सपेंशन में जाऊंगा, मुझे पास मैं तो मुझे और लेबर चाहिए। तो मेरी जाती राय ये नहीं है, इट इज ए फैक्चुअल कि 1 करोड़ के जो वादा किया था इमरान खान ने वो तो ऑलमोस्ट मुकम्मल होता नजर आ रहा है, ठीक है। अब जहां तक आपने दूसरा सवाल किया कि जी क्या प्रोजेक्शन हो रही है या नहीं हो रही, देखें बात ये है कि प्रोजेक्शन, हम लोग तो प्रोजेक्शन कर रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, हम तो अपना काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग, वी आर डिलीवरिंग। हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई,
हमने रोजगार क्रिएट किया, सही है। हमने टैक्सेशन दिया, टैक्सेशन में इजाफा किया। सही है। अब इसी तरह जो टैक्सेशन का एक ऐसा ये लम्हा फिक्रिया है कि कुछ लोग इस मुल्क में टैक्स देना ही नहीं चाहते। ठीक है। इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। सही है। देखें, मैं अपने कुलीग्स को या मैं बिजनेस कम्युनिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना अपना शेयर डालें। ये बिल्कुल घर है, घर की आमदन बढ़ेगी, मुल्क भी एक घर है। पॉलिटिक्स को एक तरफ रख दें, फॉर एंड अगेंस्ट को खत्म कर दें। बड़ी एक सिंपल सी बात है, इकोनॉमी किसकी, अगर इस मुल्क की इकोनॉमी ठीक होगी, अगर हम टांगे खींचेंगे तो वो इकोनॉमी की टांगे खींचेंगे तो काम नहीं चलेगा ना। हमने अपने घर को तो ठीक करना है ना, हम अपने घर को ठीक करें। अगर हमारा जो प्रॉपर टैक्स है वो हम दें। देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक नया एडिशन किया है FBI में, उन्होंने अपना एडवाइजर लिया है फैसल मसूद को। ही इज वंडरफुल पर्सन। वकार मसूद इज डूइंग वेल, और वो हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं, वो पूछते हैं कि क्या इश्यूज हैं। वकार मसूद ने जो आकर FBI में इस्लाहात करने की कोशिश की है, तो इस वक्त FBI की टीम सारी की सारी चेयरमैन को ले लें, एवरीबॉडी इज वर्किंग, दे लिसन टू अस। बेसिकली एक्सपोर्टर्स के जितने इश्यूज थे, इंडस्ट्रीज के जितने इशू थे, ये गवर्नमेंट उनको दूर कर रही है और हम ऑन बोर्ड है। ठीक है। और इसमें हमने भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करना है एज ए नेशन। देखिए ना, हमने अपना हिस्सा डालना है ना। हर चीज तो गवर्नमेंट ने नहीं करनी। घर का जो सरबराह है, मैं अगर अपने घर का सरबराह हूं तो मेरे साथ अगर मेरे घर वाले कोऑपरेट करेंगे तो काम हो सकेगा। अगर मेरी सही बात को भी क्रिटिसाइज करना है और गलत और सही को गलत कहना है, बहस करनी है, तो वो तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरी जाती राय ये है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी अपोजिशन को भी कि इस मुल्क को बिल्ड करें, इस मुल्क की इकोनॉमी को बिल्ड करें। ये हम सबका घर है। ठीक है। ये सिर्फ इमरान खान का घर नहीं है, ये PTI का घर नहीं है, ये नून लीग का घर नहीं है, ये मौलाना का घर नहीं है, ये हमारा सबका घर है। हम 22 करोड़ अवाम है, हमने यहाँ रहना है, हमारे बच्चों ने यहाँ रहना है। लेकिन सर, जिनके लिए आप बात कर रहे हैं उनके बच्चे यहाँ पर रहते नहीं ना। जब उनके बच्चे अगर यहाँ पर रहते होंगे तो फिर ही वो इस तरह से, चलो वो यही ग्रो किए हैं, हमारे साथ ग्रो किए हैं ना। एवरीबॉडी यही सब देखे ना। बात ये तो फिर वही बात आ गई ना। मैं कहता हूँ इन बातों को छोड़ दें, हम अपनी सियासत जरूर करें, लेकिन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ country, but not at the cost of the people of public को गुमराह मत करें ना, सही बात करें। सही बात करें, बिल्कुल सही है। सर, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया इंजीनियर एहतिशाम जावेद साहब है, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट है। सर, आपको वेलकम करना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ही, साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं एशिया की, तो ये 8वां बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल को लेकर। और सर, आप क्या समझते हैं, बाकी अगर हम स्पेशली इसको कोरोना से हम रिलेट करते हैं, तो बाकी ममालिक जो हैं उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है बड़ी, उसमें फैसलाबाद का बहुत बड़ा रोल है। आप पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा पॉलिसीज हैं मौजूदा गवर्नमेंट की, उससे आप खुश हैं, मुतमईन हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले जी थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। जी, सबसे पहले तो जी रियली प्राइम मिनिस्टर फैसलाबाद आए तो हमने उन्हें इनवाइट किया था, और इसी मकसद के लिए इनवाइट किया था, टू एक्नॉलेज द एफर्ट्स एंड पॉलिसीज जो उन्होंने दी, जिसकी वजह से आज हम न सिर्फ अक्टूबर के अंदर बल्कि नवंबर के अंदर भी हमने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा जी। 9 साल की एक्सपोर्ट्स एक तरफ नवंबर के मंथ की, और 2020 की एक्सपोर्ट्स एक तरफ, तकरीबन $2.2 बिलियन, $2156 मिलियन की हमने एक्सपोर्ट्स की। ठीक है। तो ये देखें नहीं, ये कैसे पॉसिबल हुई, मैं बहुत बड़ी शॉर्टली इसमें आपके उनके टाइम लेना चाहूंगा। ये पॉसिबल हुई जब हुकूमत ने जेन्युइन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले ही टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम किया था। सही है। बीइंग फैसलाबाद में मुझे बड़ा इस चीज का फख्र है, प्राउड के उस टेक्सटाइल पॉलिसी में मैंने भी ड्राफ्टिंग की हुई है, तो मुझे भी इस चीज का फख्र है। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन फरवरी के पहले बजट में ही हो चुकी थी, एनर्जी के अंदर रिलीफ देके। अब इसमें जो इजाफा हुआ कि हुकूमत ने एक खास क्लस्टर को नहीं, तमाम इंडस्ट्री को रिलीफ दिया, पूरी इंडस्ट्री को सब्सिडाइज किया ऑन द एनर्जी के ऊपर। हमें कंपेटिटिव बना दिया रीजन के अंदर। जब हम कंपेटिटिव हुए रीजन के अंदर, तो अल्लाह ताला का करम हुआ था। कोरोना अल्लाह ताला के करम से और हमारी हुकूमत की बेस्ट पॉलिसी से, स्मार्ट लॉकडाउन से कंट्रोल्ड में था।
हमारे पास ऑर्डर्स आए, हम वारे में थे रीजन के अंदर। सही। जब हम वारे में थे, हम बेवारा नहीं थे, तो हमने उस पर परफॉर्म किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिफंड बेबहा वापस हुए। अभी नवंबर में ही 91 अरब रुपए के रिफंड हमें वापस किए गए। ऐसा ही। तो वो मैं समझता हूँ ये उसी चेन का हिस्सा है जो हमें फास्टर के तहत दी गई है, फास्टर के निजाम के तहत। लेकिन इसके अंदर दो चीजें हैं, मैं अभी आपका प्रोग्राम भी सुन रहा था, उसके अंदर हमें इसको कंटिन्यू बनाने के लिए देयर इज ए नीड ऑफ कंटिन्यूटी। अभी हुकूमत अनाउंस करने जा रही है 20 टेक्सटाइल पॉलिसी, उसके अंदर हुकूमत ने टारगेट रखा है 2025 के अंदर, विच इज आई थिंक सो, जो हमें पता लगा है वो तकरीबन $25 बिलियन का है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का। ठीक है। तो तकरीबन ये $8 से $9 बिलियन की इंक्रीज है, ये हो सकती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर हमें इसमें करना क्या है, हमें सिर्फ सादा धागा नहीं एक्सपोर्ट करना, वी हैव टू वैल्यू एड द प्रोडक्ट्स। अगर हम आज $1 का धागा एक्सपोर्ट करते हैं और उसके मुकाबले में हम उसको प्रोसेस करके उसको फॉर्मलाइज करके $10 का गारमेंट्स के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ 1 करोड़ छोड़ 2 करोड़ नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यानी रॉ मटेरियल की भी वैल्यू है यहाँ पर। जी देखें जी, पाकिस्तान में देखें आज भी हमने अपनी कॉटन जो ग्रो की है वो हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट तो थी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बेल्स की, लेकिन हम 65 लाख बेल्स सिर्फ हासिल कर सके। इसके बावजूद हमने कॉटन, हमारा जो इंपोर्ट बिल नवंबर में बढ़ा वो इसी वजह से बढ़ा क्योंकि हमें बाहर से कॉटन मंगवानी पड़ी। लेकिन जैसे जी अगर बांग्लादेश जैसा मुल्क जो 2008 के अंदर $18 बिलियन की एक्सपोर्ट करता था वो 40 बिलियन को चला गया, किस वजह से? सिर्फ इसी, बल्कि 2011 में थी वो, इस वजह से ही क्योंकि उन्होंने वैल्यू एडिशन पे काम किया। तो हमारी प्राइम मिनिस्टर को पहले तो हम एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने सिर्फ कार्टेलाइजेशन को अगर खत्म कर दिया, जिस तरह चीनी में से कार्टेलाइजेशन को खत्म किया है, जिस तरह बाकी इंडस्ट्री में से किया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर से भी अगर हम कार्टेलाइजेशन को खत्म कर दें तो इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ धागे की एक्सपोर्ट में से निकलकर हम वैल्यू एडिशन सेक्टर के अंदर काम करेंगे और तमाम इंडस्ट्री को, तमाम स्टेक होल्डर्स को यही कॉन्टिन्यूटी रखी जाए। हुकूमत ने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी दी जाए। हमारी अभी इंडस्ट्री दुनिया की लेटेस्ट मशीन, हमने डिजिटल मशीन इंपोर्ट की हैं। फैसलाबाद के अंदर तकरीबन नंबर ऑफ दोज मशीन्स आर हाईएस्ट इन द पाकिस्तान। तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन 30 से 35 हजार नई न्यू लेस एनर्जी कंजम्पशन की लूम्स आ रही हैं, जिनको एयर जेट सेंड, तो हमारे पास तो वीविंग सेक्टर इंक्रीज कर रहा है। क्यों? हुकूमत ने टफ के नाम की एक स्कीम दी थी कोविड के अंदर, जिसके अंदर आप 4% के ऊपर नई मशीनरी मंगवा सकते थे। तो ये तमाम इंडस्ट्री के लिए थी, ये एक सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर के लिए नहीं थी जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं और टोटल इंडस्ट्री का सिर्फ 15% है। जब आपने तमाम इंडस्ट्री को दिया जो ना सिर्फ आपकी पूरी एक्सपोर्ट को पूरा करती है बल्कि आपकी मुल्क की जरूरत का, जो अभी आपने इतना खूबसूरत डिजाइन पहना हुआ है, ये भी इसी इंडस्ट्री का ही शाखसाना है कि ये आप मुल्क की जरूरत की, ये 11.5 करोड़ की खवातीन हैं, 10 करोड़ 10-10.5 करोड़ मर्द हैं, उनकी जरूरत का कपड़ा भी बनाती है। तो ये हमें बाहर से अगर ये इंपोर्ट करना पड़ जाए तो हम सोचें कहां पर पहुंच जाती है बात। बिल्कुल सही। अच्छा एहतिशाम साहब, आप बात कर रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, टेक्नोलॉजी आप बात कर रहे हैं, आपने जो मशीनरी मंगवाई है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है क्या वो अप टू द मार्क है या आप चाहते हैं कि इसमें भी जो नई पॉलिसी आ रही है टेक्सटाइल की या इंडस्ट्री की, उसमें कुछ एडिशन होना चाहिए इस हवाले से? देखिए जी, सबसे आज हम क्योंकि तीसरी दुनिया से ताल्लुक रखते हैं तो देयर इज नीड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू आवर एससीडीज। हमारे स्मार्ट इंडस्ट्रियल जोन्स लग रहे हैं। फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल जोन की मैं बात करूंगा जी, इस वक्त तकरीबन हमारे जो इंडस्ट्रियल जोन 2 हैं, एक फेडमिक और एक अल्लामा इकबाल ओपन, तो इसके अंदर तकरीबन इस साल सिर्फ 2020 के अंदर हुकूमत की सपोर्टिव पॉलिसीज के हवाले से तकरीबन फेडमिक के अंदर 21 नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगने जा रहे हैं और अल्लामा इकबाल के अंदर तकरीबन 11 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कुछ कंस्ट्रक्शन जिनकी स्टार्ट हो गई है, कुछ के प्रोसीजर्स या B1 चल रहे हैं। तो ये अगर हम इनको कम्युलेटिवली देखे जाए तो तकरीबन ये 67 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट है जो इस साल आ रही है। तो देयर इज ए नीड कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तरफ जाएं ताकि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इंजीनियर एहतिशाम जावेद साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपनी बड़ी अच्छी सजेशंस भी जो है वो हमारे साथ शेयर की हैं। मिर्जा साहब, अभी हम जाहिर इनसे भी सुन रहे थे तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छे सजेशंस भी उन्होंने हमें दिए हैं। एक आम बात यहाँ पर ये है
कि इतना कुछ अगर हो रहा है तो वो अवाम तक जो उसके जो भी फायदे हैं या जो भी रिलीफ अवाम को दिया जाएगा वो कब तक, कितना अरसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक जाएगा वो अवाम तक? देखें, ये प्रेसिडेंट थे सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने एक बात जो की इन्वायरमेंट की, तो बेसिकली ये मैं फिर कहूँगा उनका बड़ा प्रोएक्टिव रोल है। आज का दुनिया में जो फोर्ब्स की जो 500 जो टॉप कंपनीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स के लिए जो प्रायोरिटी कंपनीज हैं वो हैं ESG मॉडल जो फॉलो करती हैं, इन्वायरमेंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नेंस। जो कंपनीज ये मॉडल फॉलो करती हैं वो अल्टीमेटली सस्टेनेबल बेसिस पे तमाम स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट कर पहुंचाती हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें जो आप ये कह रहे हैं, मैं तो अभी कहा है अभी अशारिये की जो कहते हैं यू हैव क्रिएटेड ए टर्न अराउंड, अशारिये बेहतर होने शुरू हुए हैं, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो उसमें जाएंगे तो उसके जो इफेक्ट हैं उसको मटीरियल फॉर्म में सामने आते हुए नजर आएंगे। बट स्टिल आई शुड से कि इसमें जो गवर्नेंस के चैलेंजेस जो हैं वो गवर्नमेंट फेस कर रही है, एक लेगेसी है ओवर दी सो मेनी इयर्स की, उसको ओवरनाइट चेंज तो नहीं हो सकती। तो गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, जो ESG मॉडल की मैं बात की है, गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, जिस तरह FBR की बात हो रही है, और इसी तरह जो सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट साहब ने बात की टेक्निकल यूनिवर्सिटी की। जब आप इतने मुल्क के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, CPEC के तहत गवादर से पोर्ट बन रही है, ट्रेनें बन रही हैं, जिस तरह कार्गो की ट्रांसपोर्टेशन का काम किया है, आपका कराची से सियालकोट या कराची से लाहौर का जो सफ़र है वो आधा टाइम हो जाएगा। तो उसमें उसी आधे टाइम में आपका अगर ट्रैक की अपग्रेडेशन हो जाती है, आप आधे वक्त में अपना कार्गो पहुंचा देंगे। तो जो दुनिया में जो मैनेजमेंट के तरीके हैं जस्ट इन टाइम, यानी कि यू कीप लो इन्वेंट्री लेकिन उसमें सप्लाई चेन को एफिशिएंट करें, तो उसमें आप अगर उसको एफिशिएंट करके कार्गो पहुंचाएंगे तो ये सारे उस मॉडल में आएंगे। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट को कंटिन्यूस बेसिस पे कम रखना, और नंबर 2 अगेन आई विल से कि गवर्नमेंट हैज़ टू कम आउट एंड डोंट बी टिमिड। डरपोक नहीं है कि हम इंपोर्ट करते हुए डरेंगे। इंपोर्ट करने से अगर आप मुल्क की GDP ग्रोथ रेट बढ़ाना है, हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है मुल्क में जॉब्स क्रिएट करना। तो ये केनीसियन मॉडल है कि आपके गवर्नमेंट आके स्पेंडिंग करती है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिस तरह स्टेट बैंक रिलीफ दे रहा है, लोन्स का रोल ओवर है, कंस्ट्रक्शन में इंडस्ट्री देना है उसमें सब्सिडी दे रहा है बैंकों को। तो ये सारी चीजें जो है जो रोल प्ले कर रही है या जो पैकेजेस मिल रहे हैं उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जब होती है उससे GDP ग्रोथ रेट बेहतर होता है, उसको दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी फॉलो करता है। रेट अगर GDP ग्रोथ रेट का बढ़ाएंगे तो उसमें मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी तरफ लोग इंसेंटिवाइज्ड होंगे। और आपकी FD नंबर 2 जो दोबारा ये बात करूंगा, जब हम अपने जो इंडस्ट्रियल जोन्स बना रहे हैं, यू नीड टू हैव एफिशिएंट टेक्निकल लेबर। अच्छा, जो अब इवन चाइना इज थिंकिंग कि वो उनके मुल्क में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, तो वो अपनी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक पार्ट जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करने का यहाँ पे उनको प्लेस करने का सोच रही है। अगर आपकी लेबर टेक्निकली एफिशिएंट नहीं या अप टू दी मार्क नहीं है तो वो किस तरह काम करेंगे? तो इसीलिए आपको ये इंडस्ट्री को एकेडेमिया के साथ, यूनिवर्सिटीज के साथ, टेक्निकल लेबर्स को, इनके सिलेबस को, इनकी स्किल्स को आप इसमें ब्लेंड करें। और यही वाले सजेशंस जो हैं वो हमें इंडस्ट्रीज की तरफ से भी आ रहे हैं। शहजाद साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी जो आवाम है उनका मेन मसला है रोटी कपड़ा मकान, उनको जो उनकी बेसिक अशिया खुरनोश है वो मिलनी चाहिए, सस्ते दामों में मिलनी चाहिए, आवाम को खुशहाल होना चाहिए। हाउ मच टाइम इट विल टेक कि जो इक्तिसादी आशारिये हैं वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आवाम तक जो है उनका रिलीफ कब तक पहुंचेगा? देखें जी, पहली तो बात ये है कि जो आपने कहा कि आवाम तक कब पहुंचेगा जी, अपॉर्चुनिटी इज देयर। अब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल स्कूल्स, वोकेशनल स्कूल्स, ये हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आज मुझे अगर लेबर की जरूरत है, जितनी भी मुझे लेबर मिल रही है, जितनी भी लेबर अवेलेबल है, वो स्किल्ड नहीं है। ये नहीं है कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो स्किल हासिल कर लें। हमारा एटीट्यूड इतना हो गया हुआ है कि हमारी जो माजरत के साथ मैं लेबर पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि वो काम करना पसंद नहीं करते। यहाँ पे हर दूसरे दिन एक ही बंदा 4 दफा अपनी नानी, 2 सालों में 3 दफा अपनी दादी मारेगा। बात यह है कि काम करने की अप्रोच जो है, काम की कमी नहीं है। ठीक है, ये मैं आज आपको बता दूं, काम की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है।
अब जो 500 रुपया लेबर लेता था दिहाड़ी, वो 1500 रुपया लेबर ले रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी एक सिंपल सी बात जी, है, बिल्कुल। और हर जगह अवेलेबल है। मैं अब बहावलपुर में, मैंने एक बिल्डिंग को कली करवानी थी, तो बहावलपुर वाले शहर में आज जब लेबर ढूंढा तो 1500 रुपए लेबर वाला मिला जिसने वो कली की है सही, बिल्कुल पर डे की। बिल्कुल ऐसा। क्वेश्चन ये है कि हमारी कौम को खुद भी सोचना चाहिए, हमारे लेबर जो है वो काम में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरी फैक्ट्री में एक लड़का रात को अपनी मशीन के ऊपर खड़ा पाँव रख के टेलीफोन सुन रहा था, सही। और जब वो मशीन ओवरलोड हुई तो उसका पाँव उसके अंदर गया। सही। अब मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर फोन का सुनना बंद कर दिया, बिल्कुल। तो लेबर बाहर बैठ गई। तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि ये देखे ना, मैं बात ये है कि क्वेश्चन ये है कि एटीट्यूड ही नहीं, सबने मिल, मैंने पहले भी कहा है कि सबने मिलकर काम करना है। काम अवेलेबल है, ड्राइवर ढूंढने जो ड्राइवर नहीं मिलता, कुक ढूंढने जो कुक नहीं मिलता, लेबर ढूंढने जो लेबर नहीं मिलती। बड़ी एक सिंपल सी बात है, ये नहीं काम नहीं है, काम बहुत है, हम लोग करना नहीं चाहते और बातें ज्यादा बनाते हैं। और जो लोग बातें बना रहे हैं, जो टीवी पे आके ये इधर उधर कहते हैं, जो मैंने रोज आपके एंकर उठाया होता है, माइक इंटरव्यू ले रहे होते हैं, कोई कहता है पेट्रोल महंगा हो गया, कोई कहता है वो फलां महंगा हो गया, कोई आटा नहीं मिला। बड़ी एक सिंपल से टमाटरों की बात टीवी के ऊपर, टमाटरों के अलावा कोई बात नहीं होती। अदरक के मत डालो, अदरक मत डालो टमाटर। बड़ी एक सिंपल सी बात है, टमाटर जो है वो एक ग्रोअर है, ग्रोइंग इज इंडस्ट्री। ग्रोअर ने वो जो टमाटर जो आलू लगाया वो मुफ्त तो नहीं लगा, उसको उसकी प्राइस ही नहीं मिल रही, ना गन्ने की उसको प्राइस मिल रही है, ना उसको गंदम की पूरी प्राइस मिल रही है, ना उसको टमाटर की प्राइस मिल रही है, वो तो सस्ता दे रहा है। बात बड़ी एक सिंपल सी बात है, ये सारे के सारी कौम को सोचना पड़ेगा, कौम को कौम एज ए महासर सोचे और ये काम करे। काम करने की कोई कमी नहीं, किसी जगह पे किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेबर को काम करना चाहते नहीं है और उनकी नीयत नहीं है। और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे बात हो रही थी, मैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूँ। ठीक है कि पाकिस्तान में हर वो चीज जो इंपोर्ट होती थी, जो कि अंडर इनवाइसिंग करके लोकल इंडस्ट्री को किल कर रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है, वो बंद होनी चाहिए। ऐसे ही है। और उसके ऊपर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है वो इंडस्ट्री लगनी चाहिए। अच्छा, यानी कि जो चीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका बाहर यहाँ पे बहुत स्कोप है। लेडीज कपड़ा बहुत ज्यादा बाहर से आता था, वो यहाँ बनना शुरू हो गया। ये फैसलाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने आपके सूट की बात की, तो वो बिल्कुल सही बात की। देखे ना, आजकल कोरोना में सिर्फ अगर बिक रहा है तो लेडीज कपड़े ही बिक रहा है और ख्वातीन ही खरीद रही हैं। अच्छा, और वी आर वेरी हैप्पी। देखिए बात ये है कि मैं ये इस आपके टीवी के तवज्जो से ये कहूंगा कि दिस इज द टाइम, ठीक है, और हम सब मिलके काम करें। अपोजिशन को भी हमारा साथ देना चाहिए इस मामले में, और दे शुड गो इन द असेंबली, वहां जाके क्रिटिसाइज करें कि आपकी ये पॉलिसी गलत है, इसमें ये नक्स है। ठीक है, ठीक है, not on the roads, not on the streets. That is the proper place. They should go there. मैंने पहले भी बात की कि उनका तो मकसद ही कुछ और है। अगर आप बात कर रहे हैं कि काम है और लोग काम नहीं करना चाह रहे, इट्स अनदर टॉपिक, बिल्कुल ये डिबेटेबल है। सर, अगर हम एग्जांपल लेते हैं चाइना की, तो वहाँ उनकी आबादी ज़्यादा थी, उन्होंने अपनी अफरादी क़ुव्वत जो है उसको ही अपनी ताकत बनाया, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएं और आप आज देखें वो कहाँ तक पहुँच गए। हमारे पाकिस्तान की आबादी भी नो डाउट बढ़ गई है, बढ़ भी रही है, तो क्या ऐसा कुछ प्लान जो है वो पाकिस्तान को भी करना चाहिए जैसा चाइना ने किया? देखिए जी, वहाँ पे तो उन्होंने कहा कि 2 बच्चे, 1 बच्चा फिर 2 बच्चे, सही है? यहाँ आप करके देखें, यहाँ तो फतवा लग जाएगा। यहाँ तो बहुत सारे नहीं, यहाँ पे तो फतवा लग जाएगा। बड़ी एक सिंपल सी बात है, हमें खुद सोचना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बच्चों को पाल नहीं सकता, सबसे बड़ा इस वक्त पॉपुलेशन प्लेन है, 15, 8 बच्चे, 7 बच्चे वो पैदा लोग कर रहे हैं और कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है कि वो ये हम ये सोचते हैं कि अल्लाह के एग्जांपल्स हमें उन लोगों में मिलती हैं जिनकी अल्लाह माफ करें, जिनकी रोटी कपड़ा मकान पूरा नहीं होता। नहीं, बड़ी एक सिंपल सी बात है, दिमाग बहुत काम करता है। दे शुड थिंक अबाउट इट ना। वो जब ये सोच रहे कि जी अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने वादा किया रोजी का, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आप हाथ पे हाथ रख लो, कोई प्लान ना करो। मैं अगर घर से नहीं निकलूंगा, मैं जाके अपनी फैक्ट्री को नहीं देखूंगा, अगर आप यहाँ आई हुई हैं तो आप भी अपनी एक रोजी के लिए आई हुई हैं। अगर आप कहें मैं घर ही बैठ दूं तो मुझे अल्लाह में वहीं पहुंचा दे, तो ये हो नहीं सकता ना। देखो चाइना की आप जो मिसाल दे रहे हैं, चाइना के अलावा मलेशिया को देखें, आप बांग्लादेश को ही देखें, उन्होंने इतनी अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की, इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। बड़ी एक सिंपल सी बात है कि चाइना एक ऐसी मिसाल है कि चाइना के लिए दरवाजे पाकिस्तान ने दुनिया के खोले। सही है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं,
वो इसलिए कि उनकी गवर्नमेंट ने भी उनसे काम लिया। ऐसे हाँ, उनकी अपोजिशन वहां पे बड़ी सिंपल सी बात है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव मैं अपने लिए सोचूं और वो अपना मैं टारगेट अचीव करने के लिए बाकी मुल्क को भी ना देखूं, ठीक है। किसी को ना देखूं, तो एक ही काम में लग जाऊं सुबह से यानी कि लेकर शाम हमने तक। अपने बारे में खुद सोचना है। सर यही सवाल मैं आपकी जानिब लाना चाहूंगी, अफरादी कुव्वत को जो है हम किस तरह से स्किलफुल कर सकते हैं? देखिए पहले तो मैं आपकी जो चाइना वाली आपने बात की मैं उस पर एड्रेस करना चाहूँगा। जी प्लीज। चाइना में 78 में जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट थे उन्होंने मिशन दिया कि हमने चाइना में अपने लोगों को पॉवर्टी से निकालना है। ठीक है। तो उनका जो टारगेट था, जो मैंने पहले बात की, जीडीपी ग्रोथ रेट, सही है। तो उनका टारगेट ये था कि हमने जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाना है और चाइना ने 30 साल लगातार 10% प्लस का जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव किया है। ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया है और दे क्रिएटेड हिस्ट्री कि उसमें 700 मिलियन पीपल, 70 करोड़ बंदे पॉवर्टी लेवल से बाहर निकाले हैं उन्होंने। बिल्कुल और दुनिया में बिग अचीवमेंट और दुनिया में अगर ग्लोब को देखें पॉवर्टी के लेवल्स कम हुए हैं लेकिन हमारे मुल्क में बढ़े हैं। अच्छा, ये उसकी वजह ये है कि जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट होगा 2% प्लस और आपका जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा पिछले साल हुआ है -0.4%। और आपको पता है ये जो इस वक्त जो नई प्रोजेक्शंस आई हैं, कोरोना की जो नई वेव है, खासतौर पे इंग्लैंड की सिचुएशन जो हुई है उसमें इतनी तेजी से बढ़ा है, एक दिन में 35,000 प्लस इन्फेक्शन हुए इंग्लैंड में। सारे यूरोप जो है इस वक्त इसमें बंधा हुआ है और उसमें दोबारा एयरलाइंस फ्लाइटें कैंसिल हुई, तेल की कंजम्पशन कम हो रही, तेल की वर्ल्ड मार्केट के अंदर आज मंडे की तारीख में 4% प्लस उसकी प्राइसेस कम हुई हैं। इसी ये परसेप्शन चेंज हो रहा है ना, उसमें अगर 4.4% अगर ग्लोबल ग्रोथ में रिडक्शन होती है तो और तमाम कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिकली इंटेग्रेटेड है, तो उसमें हम भी हमारे अपने स्टैंड ऑन बेसिस पे हमारे इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट होने का खतरा है। अगर दूसरे मुल्कों में नेगेटिव ग्रोथ है तो हमने अगर ट्रेड बढ़ानी है, एक्सपोर्ट करनी है तो उन मुल्कों के साथ ही करनी है। अगर उन मुल्कों में डिमांड कंट्रैक्शन हो जाएगी तो हम किस तरह बढ़ाएंगे? तो दीज आर द चैलेंजेस। तो सबसे बड़ी बात है चाइना ने भी इस पे फोकस किया। चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड एंड सबसे बड़ा इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपनी लोकल पॉपुलेशन को इनकम लेवल्स बढ़ा के उन्होंने अपनी लोकल मार्केट की जो बाइंग पावर है उसको इंप्रूव किया और वहां पे करिए। सेम इज द केस हियर। पाकिस्तान की जहां पे 40% पीपल आर सपोज्डली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उसमें आपके पास हमारा जो है ना बेस फिगर वो कम है। इसमें परसेंटेज वाइज ग्रोथ ज्यादा करना ज्यादा आसान है, क्योंकि जो गरीब मुल्क होते हैं उनमें पॉपुलेशन का ये मतलब जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक डिविडेंड है, इसको अपने इस्तेमाल करना है। इसमें डिमांड इतनी, जिस तरह प्याज की टमाटर की बात हो रही है, इतने महंगे होने के बावजूद उसकी डिमांड में कमी नहीं। तो यहाँ दुनिया में इस वक्त वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर प्रॉब्लम है डिमांड कंट्रैक्शन, पाकिस्तान के अंदर डिमांड इज देयर। तो इसके अंदर इसको एफिशिएंटली और स्मूथली और इम्बैलेंसेस क्रिएट किए बगैर सप्लाईज को मैनेज करना, दैट इज द आर्ट। और लेबर्स के जो है रेट है उसमें स्किल्स को डेवलप करना, स्किल डेवलप करेंगे, एक टेक्निकल जो लेबरर होगा उसकी डिलीवरी भी ज्यादा होती है, डिलीवरी कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो टेक्निकल आदमी है वो आपकी फिनिश प्रोडक्ट्स को स्टैंडर्ड्स को अचीव करने में आपके लिए मददगार होगा। तो इसमें आपने इन तमाम एक तो हम छोटे से प्रोग्राम में ये अपनी तरफ से एक सजेशंस दे रहे हैं, तो नेचुरली हमने वी शुड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दैट टारगेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में सर डिस्कशन के लिए शहजाद आजम खान साहब, आसिफ बेग मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। अगर इस प्रोग्राम को हम कंक्लूड करें तो यही हासिल होता है कि हुकूमत की डायरेक्शन जो है इकोनॉमी को लेकर इस वक्त बिल्कुल सही समत में है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये समराज जो है वो आवाम तक ही आने, लिहाजा सब्र रखें और नीयत से काम करें ताकि हम अपने मुल्क के लिए और उसकी तरक्की में कुछ पार्टिसिपेट कर सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।